हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेविटॉन। आज जो है हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए कुछ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। इस पर हम आगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, 30 क्वेश्चंस देखेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में अपलोड करूँगा और जो ये पीडीएफ है जिसके अंदर मैं ये 30 क्वेश्चन इसके लिए सॉल्व करवाऊँगा, ये पीडीएफ आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम के लिए, 2 चैनल हैं ग्रेविटॉन और एयरफोर्स एक्स ग्रुप, इन दोनों में से किसी भी एक चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप ये पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है। तो सीधी सी बात है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम यह कहता है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो ऊष्मागतिकी का पहला नियम है वो किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, जो कि आपका ऑप्शन बी गिवन है पहले क्वेश्चन के अंदर। तो जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है कि एक दो अलग अलग प्रोसेस हैं। एक के अंदर प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर है P, V, बाद में हो जाता है 2P, V। और जो दूसरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस फर्स्ट है, और जो दूसरी प्रोसेस है जिसके अंदर इसको लेके जाते हैं, तो उसके अंदर वो कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि इनिशियल तो है P, V, और उसके बाद जो वॉल्यूम है, प्रेशर तो वही रहता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ये दो अलग अलग प्रोसेस है। आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द वर्क डन इन ईच। तो आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार दे रहा है 0 0, ऑप्शन बी दे रहा है 0, PV, सी दे रहा है PV, 0, और डी जो है वो आपको दे रहा है PV, PV। तो ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। आपके सामने 2 प्रोसेस दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि हर एक के अंदर वर्क डन कितना होगा। तो देखिए, जो हमारी पहली प्रोसेस है, पहली प्रोसेस में आप देखोगे कि देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। मतलब ये कैसी प्रोसेस है? समआयतनिक, आइसोकोरिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? आइसोकोरिक। मतलब इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो हमें पता है, देखो P डेल्टा V, V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, यानी कि डेल्टा V क्या है? 0, डेल्टा V 0, यानी कि वर्क डन भी क्या होगा? 0। तो ऑप्शन सी और डी तो कट हो गए, ये तो होंगे नहीं, क्योंकि इनिशियली वर्क डन क्या दे रखा है फर्स्ट प्रोसेस में? P इंटू V हो नहीं सकता। अब बचते हैं A और B। तो इन दोनों में फर्स्ट प्रोसेस के अंदर वर्क डन 0 दे रहा है। अब हम सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं। सेकंड प्रोसेस क्या बोलता है कि देखो प्रेशर क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, मतलब ये कैसी प्रोसेस है? समदाबी, आइसोबारिक प्रोसेस है। और जो आइसोबारिक प्रोसेस होती है उसके लिए जो वर्क डन निकालेंगे वो कैसा हो जाएगा? P डेल्टा V। P डेल्टा V कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल 2V माइनस V, यानी कि V। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? P इंटू V। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा 35 जूल है, निकाय को दी गई ऊष्मा कितनी है? 35 जूल है, और निकाय द्वारा किया गया कार्य माइनस का 15 जूल है, तो कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। 35 इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस डेल्टा यू, और यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो डेल्टा यू जो है वो हमारा 35 माइनस 15 इधर आगे प्लस 15, यानी कि कितना हो जाएगा? 15 जूल। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर कितना चेंज आ जाएगा? 15 जूल, जो कि हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
अब क्वेश्चन नंबर 4 वो भी इसी प्रकार का सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बोल रहा है यदि किसी निकाय को 300 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है और वर्क डन 600 जूल है, देन कैलकुलेट दी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना 300 कैलोरी और वर्क डन क्या है 600 जूल। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दोनों का यूनिट क्या है अलग अलग। तो इसको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा 1254 जूल। तो देखो हमें डेल्टा क्यू पता है वो कितना है 1254, वर्क डन पता है कितना है 600 और वी कैन कैलकुलेट डेल्टा यू, और जो डेल्टा यू है वो हमारा कितना आ जाएगा 654 जूल। ये हमारा जो ऑप्शन दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि किसी निकाय को डेल्टा क्यू ऊष्मा दी जाती है तो वह डेल्टा डब्ल्यू कार्य करता है तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू है। वहां पे 3 अलग अलग राशियों को परिभाषित कर रहा है, बोल रहा है किसी निकाय को डेल्टा क्यू ऊष्मा देते हैं तो डेल्टा डब्ल्यू कार्य करता है और डेल्टा यू उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। आपसे जो पूछ रहा है सवाल वो कुछ इस प्रकार है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों में अद्वितीय फलन कौन सा है जो कि इसके पथ पर निर्भर किस प्रकार परिवर्तन किया है उस पर निर्भर नहीं करता। तो जैसा मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए इधर, जो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू दोनों कैसे फंक्शन है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। कैसे, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, मतलब किस प्रोसेस से इनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके गए हैं उस पर डिपेंड करेगा। अलग अलग प्रोसेस के लिए इनकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। पर जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू ये स्टेट फंक्शन नहीं होके, ये सॉरी पाथ फंक्शन नहीं होके हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है। ये क्या है हमारा, अवस्था फलन है। और अवस्था फलन वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। तो हमसे यही पूछ रहा है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के लिए अद्वितीय फलन कौन सा होगा, जो क्या है कि तय किए गए किस तरीके से प्रोसेस पूरा हुआ है उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कहता है कि कोई एक, सबसे पहली बात, कोई मोनो एटॉमिक यानी कि एक परमाणविक गैस है, ठीक है, जिसके लिए गामा दे रहा है वो हमें 5/3 और साथ में दे रहा है आर क्या है, गैस कांस्टेंट। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसके 2 मोल का टेम्परेचर 273 केल्विन से 373 केल्विन करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। और साथ में एक छोटी सी लाइन लिख रहा है कि कोई वर्क नहीं किया गया है, नो वर्क इज डन। अब देखो जब कोई वर्क नहीं किया गया तो देखो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। फर्स्ट लो कहता है डेल्टा डब्ल्यू 0, यानी कि डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, जहां एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, सी वी क्या है स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, इस पर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला होता है FR/2 इंटू डेल्टा टी, जहां F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटियां, डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटियां, और जिसका मान मोनो एटॉमिक के लिए कितना होता है 3। तो यहाँ पे ये 3 पुट कर दीजिए, 2 से 2 गया, 3 रख दिया, 3R डेल्टा टी की वैल्यू 100, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 300R, जो कि हमारा ये जो क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन है। 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है कि 2 ऊष्मागतिक निकायों को एक अवस्था P1, V1 से दूसरी अवस्था P2, V2 में ले जाया जाता है। तो
अलग अलग प्रक्रमों से ले जाया जाता है, दो भिन्न भिन्न प्रक्रमों से ले जाया जाता है। इन दोनों प्रक्रमों में जो राशि नियत रहेगी वो कौन सी रहेगी? तो देखो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। आपसे बोल रहा है कि हम एक सिस्टम को इनिशियल उसकी स्टेट है P1, V1, इसको हम लेके जाते हैं P2, V2 में, और दो अलग अलग प्रोसेस से लेके जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड। आपसे पूछ रहा है कि इन तीनों में से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो दोनों प्रोसेस के लिए क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो देखो, डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू दोनों के लिए सेम इसलिए नहीं हो सकते बिकॉज बोथ आर पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, तो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन जो होते हैं वो पाथ पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको सेम होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब उसका डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या है? हमारा स्टेट फंक्शन। डेल्टा यू क्या है? हमारा स्टेट फंक्शन, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो आप देखोगे दोनों प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है? सेम है। दोनों प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है? सेम है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो डेल्टा यू है वो दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। और डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो जो हमारा ऑप्शन डी है 7th क्वेश्चन का, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हमारा 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 8th क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी उष्मागतिक प्रक्रम में गैस को 200 जूल उष्मा दी जाती है तथा इस पर 100 जूल कार्य किया जाता है, तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना? देखो, बोल रहा है कितनी उष्मा देते हैं? 200 जूल। निकाय, देखो लाइन ध्यान से पढ़े हैं, तथा इस पर यानी कि निकाय पर 100 जूल का कार्य किया जाता है। यानी कि निकाय पर किया गया कार्य कैसा होता है? नेगेटिव। माइनस का 100 जूल लेना है इसको, प्लस का 100 जूल नहीं लोगे। अब आप आसानी से मेरे हिसाब से डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा क्यू है 200, डेल्टा डब्ल्यू है -100 प्लस डेल्टा यू, और यहाँ से सीधा सा आसानी से आंसर आ जाएगा 300 जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? 300 जूल हो जाएगा। है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक सिलेंडर है और वो सिलेंडर कहाँ रखा हुआ है? वैक्यूम के अंदर रखा है, निर्वात में रखा है। उसके अंदर क्या भरी हुई है? कोई ना कोई एक आइडियल गैस, आदर्श गैस भरी हुई है। अचानक से ये सिलेंडर फट जाता है, तो बताइए इसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान नियत रहेगा, तापमान शून्य हो जाएगा, तापमान घटेगा, तापमान बढ़ेगा। 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखिए, क्योंकि ये आदर्श गैस है और ये दूसरी बात, इसको कहाँ रखा हुआ है? निर्वात में। निर्वात में देखो, निर्वात में जब भी कोई चीज फटेगी तो उसका क्या होगा? मुक्त प्रसार होगा, फ्री एक्सपेंशन होगा। और जब मुक्त प्रसार, फ्री एक्सपेंशन होगा, तो निर्वात में ये ना तो किसी प्रकार की कोई ऊर्जा लेगा, ऊष्मा लेगा, ना ही किसी प्रकार का कोई वर्क डन करेगा किसी के अगेंस्ट। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? जीरो होगा। और डेल्टा यू जीरो होगा, यानी कि यू क्या है? कांस्टेंट। और u कांस्टेंट है, और u का सीधा सा संबंध होता है किससे? टेम्परेचर से। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अर्थात मुक्त प्रसार में यदि कोई सिलेंडर फटता है तो उसका तापमान क्या रहेगा? नियत रहेगा। सर अगर ये निर्वात नहीं होता, कोई दूसरा केस होता, तो इस प्रकार जब भी कोई वस्तु फटती है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है और उसका टेम्परेचर क्या होगा? ड्रॉप होगा। कब? जब बाहर क्या नहीं हो? निर्वात नहीं हो। अगर यहाँ निर्वात है तब तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को निर्धारित नहीं करता? आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दे रहा है। देखिए, P एंड V, ऑप्शन बी दे रहा है आपको V एंड T, और C दे रहा है आपको T एंड P, और ऑप्शन डी दे रहा है एनी वन ऑफ P, V एंड T। तो देखो, बोल रहा है इनमें से ऐसा कौन सा समुच्चय है जो ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को निर्धारित नहीं करता, उसकी अवस्था के बारे में हमें बता नहीं सकता। तो देखो, किसी भी ऊष्मागतिक अवस्था को दर्शाने के लिए P, V, T और N, इन 4 ऊष्मागतिक चरों को काम में लिया जाता है। P यानी कि प्रेशर, V यानी कि वॉल्यूम, T यानी कि टेम्परेचर, और N यानी कि क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स। तो इनमें से कोई दो, कम से कम कोई दो हमें चाहिए जो वो क्या कर सकते हैं? किसी निकाय की अवस्था के बारे में बता सकते हैं। तो P और V बता सकते हैं, V और T बता सकते हैं, T और P बता सकते हैं। पर अकेला P, अकेला V या अकेला T
किसी भी हालत में क्या नहीं बता सकता, निकाय की अवस्था को नहीं बता सकता। तो ऑप्शन डी जो है वो 10th क्वेश्चन का हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ए है बी, बी है डी, सी है आपका वी और डी है आपका आर। आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ऊष्मागतिकी चर नहीं है। मैंने अभी बताया आपको ऊष्मागतिकी चर 4 होते हैं, पी, वी, टी और एन, जहां एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, पी ऊष्मागतिकी चर है, टी भी ऊष्मागतिकी चर है और वी भी क्या है ऊष्मागतिकी चर है, पर जो आर है गैस कांस्टेंट वो ऊष्मागतिकी चर नहीं है। तो हमारा 11th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आर यानी कि गैस कांस्टेंट। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि एक ऊष्मागतिक निकाय में कार्यकारी पदार्थ एक आदर्श गैस है और इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होगी। देखो जब भी आदर्श गैस की बात आती है तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में देखो यूजुअली इंटरनल एनर्जी यू जो होती है वो 2 टाइप की होती है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। पर आदर्श गैस के केस में क्या होता है कि जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है 0 होती है। तो जो इंटरनल एनर्जी वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, आंतरिक गतिज ऊर्जा पर निर्भर करेगी। अब इसकी आंतरिक गतिज ऊर्जा पर निर्भर करेगी, चलो सर बात ठीक है, पर ये आंतरिक स्थितिज ऊर्जा शून्य क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदर्श गैस के अणु जो है वो एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का आकर्षण बल नहीं लगाते, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित नहीं करते। वो ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं, किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाते। फोर्स नहीं लगाते मतलब वहां पे क्या नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है, उसके गैस के अणुओं की आंतरिक गतिज ऊर्जा के कारण होती है। अब देखिए हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमारा, किसी ऊष्मागतिक निकाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपसे, हम 4 में से पूछ रहा है कौन सा सत्य है। सबसे पहले क्या कहता है, ऑप्शन ए में वो ये कहता है कि आपको इनमें से पूछा है कि सही कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है कि आंतरिक ऊर्जा जो है, आंतरिक ऊर्जा सभी प्रक्रमों में परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए ये। ऑप्शन बी में आपको बोल रहा है कि जो आंतरिक ऊर्जा और जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी अवस्था फलन है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है उसमें बोल रहा है एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य नहीं हो सकता है। कभी भी एंट्रोपी में जो परिवर्तन है वो क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता है। और ऑप्शन डी कहता है रुद्धोष्म प्रक्रम में वर्क डन जो है वो क्या होता है, 0 होता है। किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम में। अब आपसे पूछ रहा है इसमें से सही कौन सा है, ये हमें बताना है। तो देखिए आंतरिक ऊर्जा सभी प्रक्रमों में परिवर्तित होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि आंतरिक ऊर्जा जरूरी नहीं परिवर्तित हो, जैसे टी कांस्टेंट हो, टी कांस्टेंट यानी कि यू क्या है, कांस्टेंट, यू कांस्टेंट यानी कि डेल्टा यू क्या होगा, 0, मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। और ऐसा प्रक्रम कौन सा होता है, समतापी, यानी कि समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके अलावा दूसरा एक और प्रक्रम है मुक्त प्रसार, फ्री एक्सपेंशन, उसमें भी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये बोल रहा है सभी प्रक्रमों में परिवर्तित होती है ना, गलत बात है, क्योंकि 2 ऐसे प्रक्रम भी हैं जहां पर आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी बोलता है आंतरिक ऊर्जा और एंट्रोपी दोनों अवस्था फलन है, बिल्कुल सही बात है, दोनों क्या है, अवस्था फलन है, अपनी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। अब हम सीधा चलते हैं ऑप्शन डी पे। बोल रहा है
रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कभी नहीं होता। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए फॉर्मूला होता है nRT1 - T2 अपॉन गामा -1। वर्क डन के लिए फॉर्मूला होता है, उसमें वर्क डन कभी भी जीरो नहीं होता है। ऑप्शन सी जो है एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य नहीं हो सकता। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है, और दूसरे वे से देखें तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे। गलत क्यों करेंगे, यहाँ पे इसका कारण क्या रहेगा कि एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य नहीं हो सकता। शून्य हो सकता है कब, जब स्टेट के अंदर चेंज नहीं हो, अवस्था में परिवर्तन नहीं हो। अगर कोई प्रक्रम है, उस प्रक्रम में अवस्था में स्टेट में परिवर्तन नहीं होता है तो चेंज इन एंट्रोपी वो कितना रहेगा, हमारा डेल्टा एस जो है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो भी हम बोल सकते हैं एक प्रकार से क्या है, गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक वस्तु में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, यदि इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है तो क्या होगा। बोल रहा है डेल्टा क्यू क्या है, जीरो। और अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो सीधी सी बात है टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। वाई, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है आइडियल गैसेस के अंदर, और यूजुअली इसको बोला जा सकता है कि वो हमेशा टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। हम पोटेंशियल एनर्जी को वैसे भी जीरो मान के चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है बोल रहा है निम्न में से ऐसी कौन सी राशि है जो पथ पर निर्भर नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन ए है टी, ऑप्शन बी है आपका क्यू, ऑप्शन सी है आपका डब्ल्यू, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो पथ पर निर्भर नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इज नॉट ए पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। ऐसा कौन सा है जो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, डिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, तो वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, क्यू और डब्ल्यू पथ पर निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और इसके आगे के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।